जिंदाबाद 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 आज यस्तो चिसोको अवस्थामा हामीहरूलाई यहाँ उपस्थित हुन केपी ओली र विद्या भण्डारीले बाध्य गराएको छ। विद्या भण्डारी र केपी ओलीको जुन यो अनुसन्धानले जुन यिनीहरूले काण्ड गरेको छ यसलाई काण्डको भन्न पनि मिल्छ। मलाई यस्तो लागिरहेको छ कि उनीहरूको उमेर भइसक्यो। अब यो उमेरमा दुईजना घर गएर रेस्ट गरे पनि हुन्छ र यो सत्ताको मोह चाहिँ त्याग दिनुपर्छ। यो सत्ता चाहिने अब उनीहरूको हातमा होइन हामीहरूको हातमा आउनुपर्छ। विद्या भण्डारी र केपी ओली याद गर्नुहोस्, यो नेपाल हो, नेपाल हामी नेपाली हो। हामीले राणा शासन त चल्न दिएनौँ, राजतन्त्र चल्न दिएनौँ भने तिम्रो के अवकाश? आफ्नो औकातमा बसेर आफ्नो हैसियतलाई याद गरेर आफ्नो उमेरको मर्यादालाई याद गरेर सम्झेर अब तीर्थ गर्न गए हुन्छ। हामीहरू तिम्रो यो षड्यन्त्र चल्न दिँदैनौँ। यसको लागि जे गर्नुपर्छ हामी गर्छौँ। हामी खुनको रगत बगाउनुपर्छ भने बगाउँछौँ, तर तिम्रो यो षड्यन्त्रलाई सफल हुन दिँदैनौँ भन्दै म आफ्नो दुई शब्द यहीँ दिन्छु। वरिष्ठ नेता कमरुद्दीन रायज्यू, लक्ष्मीनारायण वर्माज्यू, माजिद अली शेखज्यू लगायत सबै क्रान्तिकारी नेता तथा कार्यकर्तालाई म क्रान्तिकारी सलाम पेश गर्दछु। प्यारा साथीहरू,
आज यहाँ हाम्रो उपस्थिति यस लोकतन्त्रलाई बचाउनको लागि भएको छ। यस लोकतन्त्रमाथि फेरि प्रहार भएको छ जस्तै विगतमा भएको थियो। प्यारा साथीहरू, यो लोकतन्त्र कसैको बाउबाजेले अर्जेको सम्पत्ति होइन। यो लोकतन्त्र हजारौं वीर शहीदहरूले आफ्नो रगतबाट सिसेको यो प्रणाली हो, यो व्यवस्था हो। प्यारा साथीहरू, यो व्यवस्था ल्याउनको लागि एउटा उद्देश्य थियो कि सबै धर्म, समुदाय, संस्कृति सबैको संरक्षण होस्, सबैको संवर्धन होस्, सबैको सम्मान होस्। यो प्रणाली ल्याउनको लागि यस्तो प्रणाली जहाँ सबै धर्महरू, सबै संस्कृतिहरू आरामले बाँच्न सकुन्, यस्तो समुदाय, यस्तो राज्यको व्यवस्था, यस्तो राज्यको निर्माण गर्नको लागि यो लोकतन्त्रको स्थापना भएको छ। प्यारा साथीहरू, कि राज्य निष्पक्ष होस्, कसैको एकल जातीय, एकल भाषी, एकल धार्मिक नहोस्, सबैको यो राज्य होस्। यस्तो व्यवस्था ल्याउनको लागि हजारौं वीर शहीदहरूले आफ्नो लहु, आफ्नो रगतलाई बगाएका छन्। प्यारा साथीहरू, विगतमा पनि इतिहास साक्षी छ। प्यारा साथीहरू, जब जब यस्तो प्रतिगमन भएको छ तब जनताले यस्तो प्रतिगमनको प्रतिकार गरेको छ। प्यारा साथीहरू, र यस्तै राजा महेन्द्रले पनि 2017 मा यस्तै प्रतिगमन गरेका थिए, यस्तै संसद विघटन गरेका थिए। 2046 मा पनि यस्तै संसद विघटन भएको थियो। शासक जब तानाशाह हुन्छ प्यारा साथीहरू, तब नेपाली जनताले त्यो शासनलाई, त्यो शासकलाई उखालेर फालेको छ। प्यारा साथीहरू, तब नेपाली जनताले जागरुक भएको छ। प्यारा साथीहरू, यो हामी नेपाली जनतालाई कम आँक्न खोजेको छ तानाशाही सरकारले। तानाशाही प्रधानमन्त्री विद्यादेवी भण्डारीले, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हामीलाई कम आँक्न खोजेको छ। तर नेपाली जनतालाई जब कसैले कम आँक्न खोजेको छ प्यारा साथीहरू, तब नेपाली जनताले त्यसलाई उखालेर फालेको छ। यो इतिहास साक्षी छ। प्यारा साथीहरू, चाहे त्यो राणाको तानाशाही होस्, चाहे त्यो राजतन्त्रको मनमानी होस्, सबैलाई नेपाली जनताले विस्थापित गरेको छ र सबैको सत्तालाई खत्म पारेको छ। प्यारा साथीहरू, यो असंवैधानिक कदम यदि फिर्ता भएन भने प्यारा साथीहरू, जनता समाजवादी पार्टीको यस्तै आन्दोलन जारी रहन्छ, सडक तताउँदै रहन्छौँ। हामी विगतमा पनि आन्दोलन गरेका छौँ र आन्दोलन हुँदै रहन्छ। हामी जनता र लोकतन्त्रलाई बचाउनको लागि यहाँ हामी उपस्थित भएका छौँ र सधैँ हामी लोकतन्त्रलाई बचाउनको निम्ति हामी उपस्थित रहनेछौँ। यति भन्दै म आफ्नो दुई शब्द सुनाउँदछु। धन्यवाद। अध्यक्षज्यू र केन्द्रीय सदस्य र साथै प्रदेश सभा सदस्यज्यू र कार्यकर्ता साथीहरूमा म संघीयगत अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा म एउटा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जुन केपी शर्मा ओलीले जुन गरेको विघटन, प्रतिनिधि सभा विघटन, त्यो वास्तवमा केपी शर्मा ओलीले 2072 को धारा पढेछ कि छैन, त्यो संविधान पढेछ कि छैन, म त्योसँग क्वेसन पूछ्न चाहन्छु। र साथै उनले के संविधानलाई देखेर निचेर जान सक्छ? कसले दियो त्यसलाई इजाजत? 3 करोडको अभिभावक राष्ट्रपति जस्तो व्यक्ति एउटा मूर्खता अपनाउने कि चाहिने छ। ठिक छ, प्रधानमन्त्रीले गल्ती गरेको खण्डमा उहाँले चाहिने त्यो विघटन गर्न नहुने, तर अझै पनि उहाँको केपी शर्मा ओलीको दम अझै पनि मतलब पटक जहिले सर्वोच्च अदालतलाई तपाईको चाहिने धम्काइरहेछ। यो चाहिँ राजनैतिक मुद्दा हो। कहाँको लेखेको छ संविधानलाई चाहिँ देखेर आखिर त्यो संविधानमा छ कि छैन? के 2072 को संविधान भनेको केही होइन, यत्रो शहीदले ल्याएको त्यो संविधान हो। केपी शर्मा ओलीलाई अझै पनि म अनुरोध गर्दछु कि त्यो चाहिँ नि सच्याउनुहोस् र यो कोभिड-19 को मर्काले आज हाम्रा नेपाली जनताहरू 3 करोड जनताहरू यहाँसँग विदेशहरू पनि आफ्नो ठाड उठाउन सकेको छैन। तर पनि उहाँ के छ भन्दाखेरि चुनाव गराउने तर्खरमा छ। के त्यो जायज हो? त्यस कारणले केपी शर्मा ओली
अहिले पनि सच्याउनमा उहाँसँग पुनः अनुरोध गर्दछु, उहाँले युवा सपना नहेरोस् कि म महान सरकार राजा चाहिँ नि 2017 सालको मैले कु गरेर 30 वर्ष चलाइयो त्यो सपना सोचमा नजाओस्, न त मेरो 2063 सालको जनआन्दोलन चाहिँ नि तपाईँको चारैतिर 77 जिल्लामा आगो जस्तो चल्छ। म यो फेरि भन्न चाहन्छु केपी शर्मा ओलीलाई कि पुनर्बहाली गरोस् र यो आफ्ना कमी कमजोरी सच्याओस्, किन भन्दाखेरि तपाईँको जनता नै लोकतन्त्रमा सर्वोपरि हुन्छ। के लोकतन्त्र चाहिँ नि केपी शर्मा ओलीको हो या तो नेकपाको हो? कमसे कम राष्ट्रपतिले पनि बुझ्नुपर्ने म 3 करोडको अभिभावक हो र यसरी मलाई गर्न मिल्दैन। म एउटा नेकपा पार्टीमा आपसमा विवाद हुन्छ भन्दाखेरि के देशैमा सारा जनतालाई चाहिँ मर्कामा पार्ने केपी शर्माको व्यक्तिगत रकम थियो जो आज चाहिँ नि 8 अरब रुपियाँ छुट्याइएको छ, कहाँबाट ल्याउने? त्यो जनताकै नि त खुब चुसिरहेछ। त्यसको जवाब दिन सक्छ केपी शर्मा ओलीले? पटक पटक चाहिँ नि चुनाव नै गराउने, अझै 5 वर्षको लागि त्यसलाई म्यान्डेट दिएको व्यक्तिलाई चाहिँ नि आएर आफ्ना आपसको लडाइँमा आएर भङ्ग गरिदिने, यसको मतलब गणतन्त्र लोकतन्त्र भनेको केपी शर्मा ओली नै हो के अरू बुद्धिजीवी नेताहरू छैनन्? यस कारणले म केपी शर्मा ओलीलाई पुनः आफ्ना कमी कमजोरी सच्याओस् भन्दै म आफ्ना 2 शब्द यही नै अन्त गर्न चाहन्छु। और राष्ट्रपति जी मिलकर के जो असंवैधानिक कदम इन्होंने चलाया है, अलोकतांत्रिक कदम जो चलाया है, जनता इस तरह कर रही है। हम लोग दिल से इनका विरोध करते हैं। इनका दम, इनका घमंड ये चूर चूर कर देंगे। जिस तरह से ये देखिए आवाम जो लहर चल रहा है, इनका सीट ज्यादा दिन रुकने वाला नहीं है। हम इनको एक सलाह देते हैं कि घुटने के बल हाथ जोड़ के माफी मांग लीजिए, अभी वक्त है। कहीं ये ना हो कि माफी मांगने का वक्त भी आपका खत्म हो जाए। अब देखिए, मैं पहले तो एक शेर आपको सुना दूं, बहुत मीठा सा, कि ऐ राहबर अपने दामन का दाग धो लेना, कहीं देख न ले जमाना अहले कारवां का लहू। जो तुमने जनता का घात किया है, जनता का कत्ल किया है। देखिए इतना बड़ा महामारी आया, लोग भूखमरी से मर रहे हैं, बेरोजगारी से मर रहे हैं, किसी को इलाज नहीं मिल रहा है, और आप कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। आपके पास समय कितना है? आप तो बुजुर्ग हो चुके हैं। अब आप बुजुर्ग हो चुके हैं, आपको तो हम कहता हूं कि मुझे गोद ले लीजिए, हम आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जनता को मतलब परेशानी में मत छोड़िए। किस तरह से आप इलेक्शन की बात कह दिए, इलेक्शन में कितना पैसा खर्चा होगा, क्या होगा? कम से कम आपको ये सोचना चाहिए कि जनता का आर्थिक स्थिति क्या है। आपको इतना भी खबर नहीं है, बहुत बड़े आप नेता बनते हैं, तो कम से कम हम ये समझते हैं कि जनता का दुख की बात न करके सही सही बात करिए, वरना ये जनता है। और अब आने वाले वक्त में हम आशा करते हैं कि अब राज जो शासन चलाएगा वो जासपा चलाएगी। और एक बार हम जनता से भी कहेंगे कि पूरी तरह से आप लोग विरोध करिए और मौका जासपा को भी दीजिए। अब इनका ज्यादा देर गुरूर और घमंड नहीं चलेगा। बड़े बड़े हमने देखा है शासक आए दुनिया के अंदर जो इतिहास के पन्नों में धूल चाट रहे हैं। अब इनका वक्त आ गया। केपी ओली जी से मैं फिर आखिरी बार ये सलाह देता हूं कि घुटने के बल बैठ के अपना माफी मांग लीजिए, और जो सांसद को आपने विघटन किया है उसको फिर से उसी स्थिति में ला करके छोड़िए और आप माफी मांग लीजिए जल्द से जल्द। धन्यवाद। अब और वक्त लोग महिला पार्टी के नेतागण सबका स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। आज अभी सारे साथी लोग सारी बात बता चुके हैं। थोड़ा सा बात रखना चाहिए कि अभी जो चुनाव हो रहा है उसमें सभी लोग पूरे पहाड़ के कहा जाए तराई से भी सबसे ज्यादा कम्युनिस्ट पार्टी का वोट देके जनता जिताई और 2/3 बहुमत देके जिताई और कम्युनिस्ट सरकार के बहुमत 2/3 के बहुमत सरकार बना। लेकिन आज विवेक सब कह चुके हैं कि तमाम वादा की इस वादा पूरा भी नहीं कर पाए और उसके पार्टी के कुर्सी की मार, पैसा की मार, लोभ लालच के मारे वो पार्टी चला नहीं सके अपना शासन, 5 वर्ष के शासन सत्ता चला नहीं सके और संविधान जो 5 वर्ष के लिए संसद यहाँ पे जो संविधान का व्यवस्था रहा है उस संसद जीत के गए, उस संसद का विघटन करके विद्या भंडारी और केपी ओली मिलकर विघटन करके और चुनाव के लिए घोषणा किया। ये केपी ओली का असंवैधानिक, अकानूनी, अमर्यादित
जनता के संगे बहुत बड़ा भेदभाव करके ये विघटन किया। आप लोग साथी लोग का हम जानना चाहिए। साथ ही अभी कार्यक्रम में बहुत साथी बोल चुके हैं। अब यहाँ पे समान बात उठ रहा है, रेखा जी कह रहे हैं कि यहाँ पे राजा आएगा। अब न राजा आएगा न राणा आएगा। अब यहाँ लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। यहाँ की लोक की शासन है, प्रजा की शासन है। यहाँ के लोग चलाएंगे, प्रजा चलाएंगे। हम न राणा चलाएंगे न यहाँ पे राजा चलाएंगे। साथीगण, थोड़ा सी और बात रखा जाएगा कि कैलाली के हमारे सांसद रेशम चौधरी का राजनीतिक भाजपा पार्टी के अभी सांसद भी है, उनका राजनीतिक भेदभाव के कारण, उठारू होने के कारण, वो मधेश में जन्मने के कारण आज उनको जेल में रखा गया है। और हम इस बात को आप लोग के सामने रखना चाहता हूँ कि रेशम चौधरी की रिहाई के लिए चाहे हम लोग का संसद से हो, चाहे सड़क से हो, चाहे गांव से हो, चाहे घर से हो, सबका सहयोग के लिए रेशम चौधरी को हम लोग को फिर लाना पड़ेगा। रेशम चौधरी कोई खाली का नेता नहीं है, वो मधेश के मछिया भी है। रेशम चौधरी खाली वहाँ पे दुर्घटना में रेशम चौधरी को खाली दिखाया गया। केपी वाले मधेश के आंदोलन में सैकड़ों लोग के ऊपर गोली चलाए, सुशील कोयराला सैकड़ों लोग के ऊपर गोली चलाए, प्रचंड लोग जैसे 17 हजार को मराए। लेकिन आज उन लोगों को कारण पास नहीं हुआ है। लेकिन रेशम चौधरी एक खारू की लड़का होने के कारण उनको कारावास किया गया है। इसके लिए हम लोग सतर्क होंगे और आगामी दिन में उनको बाहर निकालने के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। आदरणीय साथीगण, अब इस कार्यक्रम को हम ये समापन करने का घोषणा करेंगे। और जो साथी अभी इस कार्यक्रम में आए हैं, हमारी महिला, हमारी नेतागण, हमारे विद्यार्थी, हमारे युवा साथी इस अपने जाड़े में आए हैं, सभी को धन्यवाद देते हुए मैं